हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम BHDC 133 आधुनिक हिंदी कविता के इकाई 1 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पर एग्ज़ाम में आधारित सवाल आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि इकाई 1 के टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। और इस इकाई से निश्चय ही 20 से 30 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 20 से 30 नंबर के प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो को देखने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आप BHDC 133 आधुनिक हिंदी कविता का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि। किसी भी कालखंड के साहित्य में जब कोई बदलाव आता है तो उसके पीछे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कारण मौजूद होते हैं। भारतेंदु युग में भी हिंदी काव्य में जो परिवर्तन आया, उसके पीछे भी कुछ तत्कालीन परिस्थितियां थी, जिसकी वजह से हिंदी काव्य में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जब हम भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि की बात करते हैं, तो इसके लिए भी उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि तथा साहित्यिक पृष्ठभूमि आदि उत्तरदायी थी। राजनीतिक पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो इसमें भारत के साथ जो बहुत सी यूरोपीय कंपनियां यहाँ व्यापार करती थी, उनसे उन्हें काफ़ी लाभ होता था। इस कारण से कई यूरोपीय कंपनियों के आपस में इसके लिए संघर्ष हुए, जिसमें अंग्रेज अपनी बुद्धिमत्ता तथा जल सेना के बल पर सबसे आगे निकल गई तथा मुगल बादशाहों से अनुमति लेकर उसने यहाँ पे कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। शुरू में इस पे ध्यान नहीं दिया और इस तरीके से वे अंग्रेज मजबूत होते हुए चले गए तथा वह राजनीति में भी दखल देना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि केंद्रीय मुगल सत्ता जो थी वह कमज़ोर होती जा रही थी। अपने कूटनीति के बल पे उन्होंने धीरे धीरे एक के बाद एक भारत के कई राज्यों पर अपना अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद हम देखें तो जो 5857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आया। विद्रोह को दबाने के बाद शासन का जो कार्यभार था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर रानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। साथ ही 1870 ईस्वी में जो दिल्ली में शानदार दरबार कर लिटन ने विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया, रानी घोषित किया। इस आयोजन में बहुत सारे धन व्यय किए गए, बहुत सारे धन खर्च किए गए, लेकिन वहीं दूसरी ओर चेचक आदि महामारियों से लोग मर रहे थे। इन्हीं सब कारणों को देखकर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, वे कहीं ना कहीं उन्हें इसका आभास हुआ कि यहाँ लोगों को, भारतीय जनता के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। ऊपरी तौर पर वे जनता की भलाई की बात करते थे, लेकिन चाहते थे कि वे हर प्रकार से उनका शोषण करने की नीति पर वे कायम रहे। यही सब जो कारण थी, वही भारतीय युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि को तैयार की। इसके साथ ही इसके कुछ सामाजिक पृष्ठभूमि भी थे, जिसमें हम देखें तो तत्कालीन समय में, इससे पहले हमने राजनीतिक पृष्ठभूमि को पढ़ा, अब हम सामाजिक पृष्ठभूमि को पढ़ रहे हैं भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि के संदर्भ में। तो सामाजिक पृष्ठभूमि इसकी यह थी कि तत्कालीन समय में भारत की सामाजिक स्थिति द्वेषपूर्ण थी। लोग में जातिगत द्वेष बहुत थे। समुद्र यात्रा करना पाप समझा जाता था, और जो लोग करते थे समुद्रित कर दिया जाता था। साथ ही यहाँ पर्दा प्रथा के कारण जो नारियां थी वह घर की 4 दीवारी में ही कैद होकर रह जाती थी। इसके साथ ही हम देखें तो यहाँ पे समाज में बाल विवाह, वृद्ध विवाह और बहु विवाह की कुप्रथाएं फैली हुई थी।
कम अवस्था में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। दहेज प्रथा के कारण निर्धन व्यक्ति अपनी लड़कियों का विवाह वृद्ध पुरुष के साथ करने को विवश हो जाते थे, जिससे कम अवस्था में ही लड़कियां विधवा बन जाती थीं। इन सब कुरीतियों के खिलाफ समाज सुधारकों ने आंदोलन शुरू किया। तो इस तरीके से हम देखें तो भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि तैयार करने में कहीं ना कहीं सामाजिक पृष्ठभूमि, जो सामाजिक स्तर पर जो कुरीतियाँ फैली थी, वह भी इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने में अहम भूमिका निभाती है। साथ ही राजनीतिक पृष्ठभूमि को हम पढ़ चुके हैं। आइए इसके अन्य कारण साहित्यिक पृष्ठभूमि को भी देख लेते हैं। ब्रिटिश शक्ति के सामने देसी राज कहीं से भी टिक नहीं पाया। एक करके वे सभी ब्रिटिश जो भारतीय राज थे वो ब्रिटिश के अधीन होते चले गए। कवि जो थे, जो राज आश्रय के माध्यम से अपना जीविका उपार्जन करते थे, तो जब भारतीय राज्यों के राज्य ही चले गए तो वे कवि राज आश्रय से वंचित हो गए और वे राजाओं के विलास को छोड़कर जनता के संपर्क में आने लगे और इसके परिणाम स्वरूप जन साहित्य का रचना करना आरंभ किया। भाषा के क्षेत्र में इस युग में क्रांतिकारी परिवर्तन भी आया। उस समय तक अवधी और ब्रज भाषा में ही काव्य की रचनाएं की जाती थी। रीति काल में तो यह मान्यता हो गई थी कि ब्रज भाषा को छोड़कर अन्य भाषा में कविता लिखी नहीं जा सकती। धीरे धीरे खड़ी बोली पद का आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस तरीके से भी पृष्ठभूमि तैयार हुई। साथ ही इस युग में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वह भारतेंदु के आगमन के साथ जो है सो भारतेंदु युगीन काव्य की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिए। भारतेंदु का जन्म काशी के एक समृद्ध परिवार में 9 दिसंबर सन 1850 को हुआ था। इसे आप ध्यान से देख लीजिए, भारतेंदु का आगमन। इससे आपको इसके साथ ही एक और प्रश्न कवर कर जाएगा जिसमें आपको भारतेंदु के जीवन परिचय के बारे में इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तरह से यहाँ आपको भारतेंदु का जीवन परिचय भी मिल जाएगा। साथ ही इसी को पढ़ के आप भारतेंदु युगीन काव्य की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी उसका भी उत्तर दे पाएंगे, साथ ही भारतेंदु का जीवन परिचय भी दे पाएंगे। तो एक साथ यहाँ 2 प्रश्न कवर कर जाएगा। तो इसको देख लीजिए ध्यान से। भारतेंदु का जन्म काशी में एक समृद्ध परिवार 9 दिसंबर सन 1850 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र सेव एक बहुत बड़े कवि थे। बचपन से ही इनमें जो काव्य रचना की प्रतिभा थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक दोहा लिखा था। इस प्रतिभा को देख के पिता ने आशीर्वाद दिया कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत बड़े कवि बनोगे। पिता के आशीर्वाद से ऐसा ही हुआ और ये बहुत बड़े कवि भी बने। भारतेंदु केवल बड़े आदमी ही नहीं, युग निर्माता भी बने। बचपन से ही माता पिता का साया उठ गया, जिससे इनमें स्वच्छंद रहने की प्रवृत्ति बढ़ी। अक्सर हम देखते हैं जो बड़े कवि हैं उनके छोटे से उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। यहाँ भारतेंदु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत ही कम आयु में ही इनके माता पिता का साया उठ गया और यह स्वच्छंद रहने यानी कि आज़ादी किस्म के प्रवृत्ति इनमें बढ़ी। स्कूली शिक्षा नाम मात्र की हो पाई। ईश्वर का जो प्रदान प्रतिभा था उसके बल पे वह किसी भी रचना को एक बार पढ़ लेते तो फिर उसे भूलते नहीं थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का अध्ययन उन्होंने काफ़ी किया। 11 वर्ष की अवस्था में जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए। उस समय बंगला भाषा का नाटक विधवा विवाह का उन्होंने अध्ययन किया। उससे इन्हें बंगला भाषा में इनकी रुचि बढ़ी। यात्रा के दौरान देश की दशा को भी इन्होंने देखा। देश की दुर्दशा देखकर उनमें देश सेवा की भावना जगी। हिंदी भाषा का उद्धार एवं अंग्रेजी भाषा के प्रचार द्वारा राष्ट्र की सेवा का व्रत इन्होंने लिया। बहुत ही कम उम्र में इनके माता पिता का साया उठ गया था, जिससे इनमें स्वच्छंद
रूप से जीवन जीने की प्रवृत्ति बढ़ी। स्कूली शिक्षा भी बहुत कम हो पाई थी। बाकी इनकी प्रतिभा इतनी अच्छी थी कि ये जो भी रचना एक बार पढ़ लेते उसे कभी भूलते नहीं थे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का अध्ययन इन्होंने बहुत लगन से किया। जब ये 11 वर्ष के थे तो ये जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए। वहाँ इन्होंने बंगला का अध्ययन किया। इससे बंगला भाषा में इनकी रुचि बढ़ी और इन्होंने बंगला भाषा भी सीखा। यात्रा के दौरान इन्हें देश की दुर्दशा देखने को ही मिला। उससे ये काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने देश सेवा करने का एक तरह से व्रत लिया, कसम खाई कि अब मैं देश सेवा करूँगा। इसके साथ ही हम देखें तो इन्होंने एक पाठशाला भी खोला था जिसका नाम चौखंबा स्कूल था। यह पाठशाला आज भी है, जिसे हम हरिश्चंद्र कॉलेज के रूप में जानते हैं। एक तरह से यह भारतेंदु का जीवन परिचय भी हो गया। साथ ही भारतेंदु युगीन काव्य धारा की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी उसके ऊपर भारतेंदु का जो योगदान था उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो यहाँ एक साथ 2 प्रश्न कवर कर गए। यहाँ आपको प्रश्न पूछ सकता है कि भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि पर व्याख्या दीजिए कि भारतेंदु का जीवन परिचय दीजिए। तो जीवन परिचय में आपने अभी जो मैंने बोला है यह इनका जीवन परिचय भी हो गया और हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई भारतेंदु युगीन काव्य धारा की, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी बहुत और देख लेते हैं। भारतेंदु ने कुरीतियों के विरोध में लिखना प्रारंभ किया, जैसे निर्धनता, अकाल, बहुविवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध और उससे उत्पन्न व्यभिचार आदि का इन्होंने लोगों के अंदर अपनी लेखन क्षमता से इस कुरीति का समाज में लोगों को कुरीति को अपने लेखन से लोगों को जागृत करने का प्रयास इन्होंने किया। साथ ही पुलिसों के अत्याचार आदि विषयों पर भी लिखकर भारतेंदु ने नव जागरण का कार्य किया। तो यह मोटा मोटी यह भारतेंदु का परिचय भी हो गया और भारतेंदु युग में काव्य धारा के पृष्ठभूमि तैयार होने का महत्वपूर्ण कारण भी हमने पढ़ लिया। चलिए इसके अगली इकाई पे चलते हैं। इसी इकाई में हम देखें तो भारतेंदु युगीन काव्य का विकास भी हमें पढ़ना है। तो आइए भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य का विकास देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे जो भारतेंदु के बाद कवि हुए उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए उन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि इस पे भी आपको किसी भी कवि का नाम दे करके उनके बारे में आपको व्याख्या करने के लिए दे सकता है। तो आप इन सभी कवियों की जानकारी रखें। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य का विकास, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं इस टॉपिक को। अगर इस पे कोई प्रश्न बनता है तो उसका उत्तर किस प्रकार देंगे। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य का विकास, इसमें हम देखें तो जो भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य का जो कालखंड था, इसमें जितने भी कविता लेखन के जो कवि हुए उन्होंने आरंभ तो प्राचीन परंपरा के अनुकूल किया था, परंतु वे फिर आधुनिकता से युक्त काव्य रचना करने लगे। इन कवियों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र भी शामिल थे तथा इस कोटि में अन्य कवि भी शामिल थे, जैसे बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास। ऐसे ही कुछ कवियों के जीवन परिचय को देखते हैं कि उनका मध्ययुगीन हिंदी काव्य के विकास में किस प्रकार योगदान रहा। आइए सर्वप्रथम इस क्रम में हम पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के बारे में पढ़ते हैं। पंडित बद्रीनारायण चौधरी का जन्म 1912 में जिला गोंडा के दत्तापुर गांव में हुआ था। पंडित बद्रीनारायण चौधरी का जन्म 1912 में जिला गोंडा,
इन्हें वर्षा ऋतु से काफ़ी लगाव था, इसीलिए इन्होंने अपना उपनाम भी प्रेमघन रखा था। प्रेमघन ने विपुल साहित्य की रचना की। भारतेंदु द्वारा आरंभ किए कार्य को इन्होंने आगे बढ़ाया और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के बहुत ही अच्छे मित्र भी थे। जिस प्रकार भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाला बोधनी पत्रिकाएं निकाली थी, उसी प्रकार इन्होंने भी साहित्य सेवा के उद्देश्य से आनंद कादम्बिनी मासिक तथा नगरी निरद साप्ताहिक पत्र निकाला। जिस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाला बोधनी पत्रिकाएं निकाली थी, उसी प्रकार इन्होंने भी साहित्य सेवा के उद्देश्य से आनंद कादम्बिनी मासिक तथा आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका थी, इन्होंने निकाला। इसी प्रकार हम अन्य कवियों के बारे में भी देखें तो साथ ही इनमें कुछ और भी जो अगर आपको शब्द जोड़ना हो तो आप जिस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में लिख रहे थे कि सामाजिक जो कटुता थी, भेदभाव था, बाल विवाह, सती प्रथा, कम उम्र में लड़कियों की विवाह कर देने से वृद्ध पुरुषों के साथ उनकी शादी कर देने जैसी कुरीतियाँ थी, उससे प्रभावित होकर इन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रचना करना प्रारंभ किया। इसी प्रकार पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने भी उनके इसी कार्य को आगे बढ़ाया। इस सब तरीके से हम अगर इनका जीवन परिचय, जैसे इनका जन्म 1912 गोंडा में हुआ था और ये भारतेंदु के बहुत अच्छे मित्र थे। इन्होंने भारतीय कुरीतियों के खिलाफ लोगों में जन जागरण हेतु लेखन प्रारंभ किया और इस तरह इन्होंने भारतेंदु के उद्देश्य को आगे बढ़ाया, उनके लेखन के उद्देश्य को आगे बढ़ाया तथा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक गतिविधियों में जिस प्रकार उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाला बोधनी पत्रिकाएं निकाली थी, उसी प्रकार इन्होंने भी साहित्यिक सेवा उद्देश्य से आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नगरी निरद साप्ताहिक पत्रिका निकाला। इस तरीके से शब्द जोड़ के हम पंडित बद्रीनारायण चौधरी के ऊपर लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम के दूसरे कवि को हम देखें तो इसमें प्रताप नारायण मिश्र का भी नाम आता है। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 14 कानपुर में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 24 सितंबर सन 1856 ईस्वी को कानपुर में हुआ था। स्कूली शिक्षा ढंग से नहीं हो पाई। हिंदी अंग्रेजी के अलावा 100 अध्याय से इन्होंने उर्दू, फारसी तथा बंगला भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 24 सितंबर 1856 ईस्वी को कानपुर में हुआ था। इनकी स्कूली शिक्षा ढंग से नहीं हो पाई थी तथा इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी तथा बंगला भाषा खुद 100 अध्याय से सीखा था। भारतेंदु द्वारा प्रकाशित पत्रिका कवि वचन सुधा के द्वारा इनका झुकाव भारतेंदु की ओर हुआ। यानी कि भारतेंदु के द्वारा जो प्रकाशित की जा रही थी पत्रिका कवि वचन सुधा, इसको पढ़कर इनका झुकाव भारतेंदु के तरफ हुआ। मिश्र जी का प्रथम काव्य रचना प्रेम पुष्पावली की प्रशंसा स्वयं भारतेंदु ने की थी। यानी कि जो प्रताप नारायण मिश्र थे, इनका प्रथम काव्य रचना था प्रेम पुष्पावली। इस काव्य रचना की प्रशंसा स्वयं भारतेंदु ने किया था। इसी प्रकार हम देखें तो इसी क्रम में अन्य कवि भी हैं। और जिनका जीवन परिचय आपको अवश्य याद रहना चाहिए, क्योंकि इन पे भी आपको इनका जीवन परिचय लिखने को एग्जाम में मिल सकता है। इसी क्रम में हम देखते हैं श्री राधाचरण गोस्वामी जी को। राधाचरण जी का जन्म 25 फरवरी सन 1859 को वृंदावन में हुआ था। इनके पिता गोस्वामी गुल्लू जी सेव कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम की पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। राधाचरण जी हरिश्चंद्र मैगजीन पढ़ा करते थे। राधाचरण जी
हरिश्चंद्र मैगजीन पढ़ा करते थे, यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो पत्रिका निकालते थे उस पत्रिका को राधाचरण जी पढ़ा करते थे। इस पत्रिका के माध्यम से उनमें हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ा। हिंदी के प्रचार के लिए इन्होंने कवि कुल कौमुदा नामक एक संस्था की स्थापना की थी। तत्कालीन अंग्रेजी शासन द्वारा जन भाषा हिंदी के विकास को रोकने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। राधाचरण जी ने ऐसे समय में शिक्षा कमीशन के सामने, जो अंग्रेजी शिक्षा कमीशन था उसके सामने हिंदी के पक्ष में 21,000 लोगों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन प्रस्तुत किए थे। अन्य लेखकों के समान इन्होंने भारतेंदु नामक पत्र निकाला तथा इसके माध्यम से हिंदी साहित्य की इन्होंने सेवा की। यानी श्री राधाचरण जी भारतेंदु को अत्यधिक पसंद करते थे, उनके मार्ग पे इन्होंने चलना पसंद किया और हिंदी भाषा के उत्थान के लिए इन्होंने अपना सर्वोत्तम योगदान दिया। जब अंग्रेजी शासन द्वारा जनभाषा हिंदी के विकास को रोकने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तब इन्होंने हिंदी के पक्ष में करीब 21,000 लोगों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन प्रस्तुत कर हिंदी के अस्तित्व को विकास प्रदान करने का प्रयास किया। इसी क्रम में हम देखें तो राधा कृष्ण दास का भी नाम आता है। राधा कृष्ण दास का जन्म 7 अगस्त 1865 ईस्वी को काशी में हुआ था। ये भारतेंदु मंडल के मुख्य कवि में से एक थे। साथ ही ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई भी थे। हिंदी भाषा साहित्य के विकास के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया। साथ ही इन्होंने नगरी प्रचारणी सभा की काशी में सभापति के पद पे भी रहे। इसके माध्यम से हिंदी भाषा साहित्य को गौरवमय स्थान दिलाने का इन्होंने प्रयास किया। तो राधा कृष्ण दास जो थे उनका जन्म 7 अगस्त 1865 को काशी में हुआ था और ये भारतेंदु के फुफेरे भाई भी थे और भारतेंदु मंडल के जो कवि थे उनमें ये मुख्य कवि थे। हिंदी भाषा साहित्य के विकास के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया। साथ ही ये जो काशी में नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी उसके ये सभापति भी रहे तथा इसके माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवमय स्थान दिलाने का प्रयास किया। जब अंग्रेजी सरकार ने हिंदी के लिए रोमन लिपि चलाने का षड्यंत्र रचा था, उस समय उन्होंने रोमन लिपि की अपूर्णता बताई तथा देवनागरी लिपि की प्रशंसा की। अदालतों में होने वाले कार्यों में हिंदी के प्रयोग के लिए जो आंदोलन हो रहे थे उनमें इन्होंने सहयोग दिया। तो यह राधा कृष्ण दास जी का जीवन परिचय है। आइए इसी मंडली के कुछ अन्य कवि के बारे में भी देख लेते हैं। तो इस मंडली के इतने ही कवि थे जिनके बारे में बन सकता है, वह है भारतेंदु योगीन हिंदी काव्य की विशेषता। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतेंदु योगीन हिंदी काव्य की विशेषता बताएं। तो आइए इसकी विशेषता देख लेते हैं। में एक परिवर्तन का दौर आरंभ हुआ। केवल विषय वस्तु की दृष्टि से ही नहीं बल्कि भाषा और छंद विधान की जो दृष्टि थी और जो पुराने तरीके से रीतिकालीन टाइम से जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा को छोड़कर अन्य काव्य रचना आरंभ हुई। इस क्रम में हम देखें तो जो भारतेंदु योगीन हिंदी काव्य की जो विशेषता है उसमें इसका विषय वस्तु, भाषा शैली, साथ ही छंदो विधान जो है इस भारतेंदु योगीन हिंदी काव्य की प्रमुख विशेषताएं थी। तो एक करके इन सभी को देख लेते हैं। विषय वस्तु, भारतेंदु योगीन हिंदी काव्य की विशेषता में मुख्य रूप जो था वह विषय वस्तु थी। आइए विषय वस्तु को समझ लेते हैं। युग की कविता में परिवर्तन आया। इस युग के जो कवि थे
उन्होंने जहाँ प्राचीन परंपरा से जो चली आ रही परिपाटी थी या विषय वस्तु थी उसे स्थान तो दिया, वहीं धीरे धीरे इनका झुकाव नवीनता की ओर होने लगा। यानी तत्कालीन जो समस्याएं थी समाज में उनको वे काव्य में स्थान देने लगे। श्रृंगार, हास्य व्यंग, ईश्वर भक्ति के अलावा अब इन्होंने देश प्रेम की रचनाएं भी प्रमुख रूप से करना प्रारंभ कर दिया था। तो यह भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषता में यह विषय वस्तु प्रमुख रूप से इसकी विशेषता बतलाती है। साथ ही देखिए इसकी भाषा शैली, तो इसमें हम देखें भाषा शैली, तो यह जो राज आश्रय प्राप्त करने के कारण जो उस समय के कवि थे वे श्रृंगार तथा प्रेम की भावना एवं चमत्कार रूप की प्रमुखता उनके काव्य में झलकती थी, उस परिपाटी को छोड़कर ये आधुनिक बदलाव की ओर मुड़े। न केवल इनके विचारों में परिवर्तन आया बल्कि भाषा के क्षेत्र में भी इनमें परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। जहाँ भारतेंदु युग से पूर्व में वज्र भाषा और अवधि को ही काव्य के लिए उपयुक्त समझा जाता था, वहीं अब भारतेंदु युग में खड़ी बोली को भी काव्य की भाषा के रूप में स्थान देना प्रारंभ कर दिया गया। इसके साथ ही भारतेंदु मंडल के कवियों ने उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर भाषा को बोधगम्य बनाया। साथ ही भारतेंदु युग के कवि काव्य की भाषा को जन साधारण से जोड़ना चाहते थे। वे इसी प्रकार के सरल जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाने का प्रयास करने लगे तथा आम लोगों में प्रचलित शब्दों तथा सरल भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ किया। इसी प्रकार हम शैली देखें तो भारतेंदु युग में हिंदी काव्य को नए सांचे में ढाला गया। इस युग के कवि ने जहां प्राचीन जो काव्य शैली थी उसका प्रयोग तो किया, साथ ही उन्होंने तत्कालीन समय के आवश्यकता अनुसार नवीन शैली को भी स्थान दिया। प्राचीन काव्य शैली में जहां वीर भावना, भक्ति भावना, श्रृंगार भावना की काव्य रचना होती आ रही थी, उस रचना को उस शैली में काव्य की रचना करते हुए उसके साथ ही देश प्रेम, हास्य तथा प्रकृति का आवश्यकतानुकूल वर्णन किया है। आवश्यकता अनुसार उसके अनुकूल वर्णन उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने देश प्रेम, हास्य व्यंग आदि शैलियों में रचना करके वे जन सामान्य तक अपनी पहुंच बनाने के प्रयास में सफल रहे। वहीं भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषता में छंदो विधान यानी कि छंदों का जो रचना किया जा रहा था उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है और उसकी यह विशेषता है। तो आइए छंदो विधान को भी देख लेते हैं। भारतेंदु युग के कवियों ने जहाँ रीति काल से चले आ रहे परंपरागत छंदों, दोहा, सेवैयाँ, चौपाई आदि का प्रयोग किया, वहीं उर्दू तथा लोकगीत के छंदों का भी प्रयोग किया। भारतेंदु मंडल के जो कवि थे उन्होंने लोक जीवन की अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए इस काल के कवियों ने कजरी, होरी, गाली, सेहरा, चैता आदि छंदों का प्रयोग किया। इसके साथ ही हमारा यह इकाई 1 जो है इसके महत्वपूर्ण टॉपिक
जिस पे प्रश्न बन सकते थे वह हमने कवर कर लिया है और इस तरह हमारा इकाई 1 जो है वह समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम इकाई 2 को कवर करेंगे और उस इकाई 2 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।